अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक हूँ इटली में। और आज आपके लिए एक बहुत ही डरावना वाक़या लेके आया हूँ। ये वाक़या मुझे लाहौर से एक मेरे सुनने वाले हैं, राशिद नाम है उनका, राशिद ने भेजा है वाक़या। तो दोस्तों वाक़ये की तरफ आते हैं। राशिद बताते हैं कि उनके मामू का घर है साहिवाल में, लाहौर से तकरीबन 1.5-2 घंटे के फासले पर है। साहिवाल के एक गांव के अंदर उनके राशिद के मामू का घर है। घर काफ़ी बड़ा है, नीचे कमरे हैं और बहुत बड़ी छत है उनकी। तो राशिद कहता है कि मैं अपने मामू के घर गया हुआ था, तो गर्मियों का मौसम था, बहुत शदीद गर्मी चल रही थी और अक्सर गर्मियों के अंदर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लोग कमरों की बजाय छतों पे सोना जो है उसे बेहतर समझते हैं। तो कहने लगा कि क्योंकि हमारे मामू का घर जो है वो जंगल की तरह ही है, क्योंकि खेत हैं बहुत सारे और खेतों के बीच में वो घर है। तो गांव में बड़े बड़े घर होते हैं और खेती बाड़ी एग्रीकल्चर का काम वहाँ होता है। तो इस वजह से लोग सहनों की बजाय छत पे सोना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कहने लगा कि मामू के घर में अपने गया हुआ था, तो गर्मी की वजह से मेरे मामू के 2 बेटे हैं, वो मेरे मामू, हम लोग 4 आदमी छत पर सो रहे थे। बाकी लेडीज़ वगैरह जो थी वो सब नीचे थे बरामदों वगैरह में। तो कहने लगा रात का टाइम था। तो राशिद कहता है कि मुझे डर भी लगता था उस गांव में जाते हुए, क्योंकि हमारे मामू का जो बाथरूम है, वॉशरूम वगैरह, वो सहन में कोने के अंदर है और काफ़ी बड़ा सहन है, एक कोने के अंदर जाके है और अक्सर वहाँ पे अंधेरा होता है। तो क्योंकि वो लाहौर शहर से राशिद गया हुआ था, वो आदी नहीं था इन चीज़ों का। तो कहने लगा कि रात के पिछले पहर तकरीबन 2:30-3 का टाइम होगा। कहता है मुझे वॉशरूम जाने की हाजत हुई, पेशाब की हाजत हुई। तो मैं बड़ी देर तक पहले तो सोचता रहा, ना जाऊं, किसी को जगा लूं, कज़न को। फिर शर्मिंदगी की वजह से कि कज़न को जगाऊंगा तो वो कहेगा डरते हो तुम। कहने लगा मैं काफ़ी देरी शशोपंज में रहा, आखिर मैं हिम्मत करके उठा। मैंने कहा चलो मैं जाता हूँ। सीढ़ियाँ उतर के कहता है मैं गया, तो कहता है कि एक साइड पे वहाँ बहुत बड़ा दरख्त है, बरगद का दरख्त, जिसे बोर्ड का दरख्त भी कहते हैं। तो उसका जो तना है वो काफ़ी चौड़ाई में था और वो बहुत ही कोई पुराना दरख्त था, जिसके अंदर कहते हैं ना पुराने दरख्तों में उनकी वो शाखें ऐसी हो जाते हैं जैसे किसी बूढ़े की दाढ़ी वगैरह निकल आए, चौड़े चौड़े पत्ते और काफ़ी घेराव के अंदर वो सहन के अंदर दरख्त था। तो कहता है राशिद कि मैं चलता चलता गया तो वो तकरीबन सहन के आध में आके आता था। उस आध से भी काफ़ी दूर जो वॉशरूम था कोने के अंदर था। कहता है अचानक मेरे दिल में आई कि सब तो सोए पड़े हैं, दूर हैं, अंधेरा वैसे है सहन में, क्यों ना मैं इस दरख्त की आड़ में जाके पिछली साइड पे जाके यहीं पे अपनी हाजत पूरी कर लेता हूँ। तो बाथरूम में जाने से क्या लगा राशिद मैं डर रहा था। कहता मैंने जल्दी से ऐसा ही किया, मैं उस दरख्त की आड़ के अंदर मैंने अपनी हाजत पूरी की, वहाँ पे मतलब पेशाब की हाजत थी वो पूरी कर ली मैंने करके, और मैं वहाँ से जल्दी से उठा और उठ के वापस सीढ़ियों की तरफ जाने लगा कि अब मैं जाके छत पे सो जाऊँगा। कहता है जैसे ही मैं वहाँ से उठा और चलने लगा तो अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे पीछे कोई है। मुझे आहट सी महसूस हो रही थी, ऐसे जैसे कोई चलता हुआ आ रहा है। कहता मैंने एकदम घबरा के पीछे मुड़ के देखा तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। खैर मैं और डर और खौफ की वजह से जल्दी से भागता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ मैं जाके अपनी चारपाई पे लेट गया और मैंने एक चादर सी वो अपने ऊपर ले ली। एक अजीब रात का सन्नाटा सा था, खौफनाक सा उस टाइम। कहता है राशिद मुझे महसूस हो रहा था। खैर कहता मैं लेट गया। कहता मैं अभी थोड़ी देर मुझे लेटे हुए हुई थी, अचानक मुझे अपने पैरों पर ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पैरों को किसी ने
बाकायदा तौर पे पकड़ा हो। कहता मैंने जल्दी से एकदम चादर हटा के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मामू के दोनों बेटे मेरे कज़न वो सोए हुए थे, मामू भी सोए हुए थे, खराटे ले रहे थे। कहता है मुझे बड़ा ही अजीब डर भी लगा और फिर सोचा शायद क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ ऐसा ना हो कि मेरा वहम हो। कहता मैंने दोबारा से चादर ऊपर ले ली। कहता जब मैंने चादर ऊपर ली तो मुझे ऐसा लगा कि अचानक कोई मेरी चारपाई पे पड़ा चढ़ा है और मेरे सीने पे आके बैठ गया है और मेरा सीना एकदम से भारी होना शुरू हो गया, एक वज़न सा मेरे पे पड़ना शुरू हो गया और मैं घबरा गया। मैं उसको हटाता था लेकिन वो हटता नहीं था, मैं उसको धकेलता था, उसकी ताकत और बढ़ती जा रही थी। तो एकदम से मेरी चीख निकल गई, मेरी ज़ोर से चीख निकली खौफ के मारे। वो चीख इतनी ज़ोरदार थी कि मेरे कज़न भी उठ गए, मेरे मामू भी उठ गए और उन्होंने कहा राशिद क्या हुआ, राशिद क्या हुआ। तो मैंने एकदम उन्हें बताया कि यार ऐसे मेरे अभी किसी ने पैर को हाथ लगाया और उसके बाद एकदम मेरे सीने के ऊपर बैठ गया और इतना वज़न मेरे ऊपर डाल रहा था कि मेरी जान निकल रही थी। खैर वो दोनों मेरे मामू के लड़के और मामू कहने लगे नहीं यार यहाँ तो कोई ऐसा मसला ही नहीं, अल्लाह माफ़ करे, तुम वैसे ही शहर से आए हुए हो, यहाँ अंधेरे वंधेरे को देख के डर गए होगे खौफ की वजह से। तो मैंने बड़ा यकीन दिलाने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है, मेरे पे वज़न डाला है। उन्होंने कहा यार सो जाओ, कुछ नहीं होता, तुम ऐसे ही डर गए हो, ये बराबर बराबर तो चरपाई, अच्छा अब कुछ हो तो तुम मुझे उठा लेना, मेरा कज़न कहने लगा। खैर कहने लगा मैं, राशिद कहने लगा कि मैं दोबारा से चरपाई के ऊपर फिर पड़ गया। जब मैं चरपाई पे पड़ गया तो आप यकीन करें किसी ने मेरे बाल पकड़ के और मुझे ज़ोर से जनाब धक्का दिया एक साइड की तरफ, तो मैं चरपाई से बुरी तरह नीचे गिरा। जब मैं चरपाई से नीचे गिरा तो फिर मेरी चीख निकली। उस टाइम मैं वाकई नीचे गिरा हुआ था और मेरे मामू भी उठ गए और मेरे कज़न भी दोनों उठ गए। वो फिर कहने लगे क्या हो गया राशिद। मैंने कहा यार मुझे किसी ने यहाँ बालों से पकड़ के नीचे धक्का दिया है। अब वाकई वो भी खौफ खा गए, मेरे कज़न भी खौफ खा गए। उन्होंने कहा यार अच्छा ऐसा करते हैं कि हम नीचे चलते हैं। तो कहने लगा कि मैंने उन्हें शर्म के मारे कहा नहीं नीचे नहीं चलते, ऐसा करते हैं यहीं पड़ जाते हैं, दोबारा पड़ जाते हैं। कहने लगा कि मैं अभी नीचे से ज़मीन से खड़ा होकर सीधा खड़ा हुआ था, मेरी चरपाई सीढ़ियों के बराबर में थी। एकदम से किसी ने मेरे मुंह पे थप्पड़ जनाब, एक थप्पड़, दो थप्पड़, तीन, इतने ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारे कि मैं जनाब अनबैलेंस होकर सीढ़ियों की तरफ गया और सीढ़ियों के ऊपर से गिरता हुआ रिड़कता हुआ मैं नीचे जाके गिरा। जब ये पोजीशन मेरे मामू के लड़कों ने देखी और मामू ने, उनकी भी खौफ के मारे चीख निकल गई क्योंकि नज़र तो कोई आ नहीं रहा था और उनके सामने मैं बातें करता करता जनाब लुढ़कता हुआ नीचे गया। खैर वो भी भागे जनाब तेज़ी से जल्दी से नीचे। मुझे काफ़ी चोटें लग चुकी थी और मेरी हालत अजीब सी हो रही थी। अब मेरी आंखें जो थी वो फिरना शुरू हो गई, आंखें लाल होना शुरू हो गई। खैर उन्होंने मुझे जल्दी से उठाया, घर के दूसरे लोग भी उठ गए शोर शराबे से और उन्होंने मुझे कमरे के अंदर लेके चले गए। वहाँ जाके जो है उन्होंने, मेरे मामू ने मेरे पे पढ़ाई वगैरह की, काफ़ी देर तक रात को पढ़ाई करते रहे। सुबह हुई जनाब तो मेरी हालत अजीब व गरीब हो रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि हर वक्त कोई ना कोई साया मेरे इर्द गिर्द फिर रहा है। हर वक्त अगर मैं खिड़की खोलता था तो एकदम से मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई अंदर दाखिल हो रहा है। दरवाज़ा खोलता था तो ऐसा लगता था जैसे कोई एकदम से अंदर दाखिल हुआ और अजीब मेरी कंडीशन हो रही थी। मैं लेटता था तो मुझे दोबारा महसूस होता था कि मेरे ऊपर कोई चढ़ गया है। इस खौफ की हालत में मैं अजीब व गरीब, राशिद कहता है, उल्टी सीधी बातें कर रहा था और मैं अपने हवास खोता जा रहा था। मेरे मामू बहुत समझदार आदमी हैं। उन्होंने फौरी तौर पर एक इल्म वाले बुज़ुर्ग से रब्ता किया गांव के अंदर और उन्हें बुला के लेकर आए। जब वो हमारे घर में दाखिल हुए, बारेश सफ़ेद दाढ़ी उनकी और सफ़ेद पगड़ी बांधी हुई थी, वो आए और आकर उन्होंने मुझे बिठाया एक जगह के ऊपर बिठाकर और उन्होंने अपने इल्म से पढ़ाई करना शुरू करी। जब पढ़ाई करना शुरू की तो राशिद बताता है कि मुझे नहीं मालूम मैं क्या बोल रहा था, लेकिन जो दूसरे सुन रहे थे उन्होंने बताया कि मेरी जो आवाज़ थी वो एकदम तब्दील हो गई और उस आवाज़ के अंदर एक
ایک عجیب گرجدار آواز تھی جو بیچ میں بولنا شروع ہوئی، اور ان عالم دین جو تھے، علم والے جو شخص تھے، انہوں نے اس بلا کو میرے جسم کے اندر حاضر کر لیا، اور انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو اور اس بچے کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ تب وہ بولا کہ یہ جو تمہارے صحن کے اندر درخت ہے برگد کا، ہم جنات ہیں اور ہم اس درخت کے اوپر رہتے ہیں، اور ہم بڑے پاک صاف رہتے ہیں اور ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور اس لڑکے نے رات کے اندھیرے میں آ کے بدتمیزی کی، اور اس نے ہمارے اس درخت کے نیچے ناپاکی پیدا کی، اس نے آ کے وہاں پیشاب کیا، جس سے ہمارے لیے بہت ہی مشکلات پیدا ہو گئی، اور اس کی ناپاکی کی وجہ سے ہماری عبادت میں بھی خلل پڑا، لہٰذا ہم اس کو کسی حالت میں نہیں چھوڑیں گے اور اس کو ہم ختم کریں گے۔ تب وہ عالم دین جو تھے انہوں نے کہا دیکھیں بھائی، آپ نیک جنات ہیں، جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں، اللہ کی آپ عبادت کرتے ہیں، ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم انسان ہیں، ہمیں آپ لوگ نظر نہیں آتے۔ اگر ہمیں پتہ ہو کہ آپ اس درخت پہ رہتے ہیں تو ہم کبھی بھی ایسا کام نہ کرتے، لہٰذا آپ اللہ کے واسطے اس بچے کا پیچھا چھوڑ دیں، اور انشاءاللہ یہ آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کرے گا۔ تو وہ جنات کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، ہم اسے چھوڑیں گے، لیکن یہ گند جو اس نے کیا، یہ خود صاف پانی سے چاروں طرف سے اس درخت کے ارد گرد کی جگہ کو پانی سے دھوئے، اور جب اس کو پاک کر دے گا اس کے بعد ہم اسے کبھی تنگ نہیں کریں گے، اور یہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرے۔ یہ کہہ کے عالم دین نے ان سے وعدہ لیا، انہوں نے کہا جی میں وعدہ کرتا ہوں آپ اسے چھوڑ جائیں۔ وہ اسی ٹائم راشد بتاتا ہے میرے جسم سے نکل گئے، اور میں ایک دم سے نارمل ہو گیا، اور مجھے دوبارہ سے ہوش آ گیا، اور میں تمام معاملات ان سے پوچھنے لگا۔ تب وہ عالم دین نے مجھے یہ سارا واقعہ بتایا تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی۔ راشد کہتا ہے میں نے تمام واقعے میں یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی کہ میں نے وہاں درخت کے پیچھے جا کے پیشاب کیا تھا، جس کی وجہ سے ناپاکی ہوئی تھی، لیکن وہ جنات جسم میں داخل ہو کے وہ سب بتا گئے۔ تو دوستو، پھر راشد کہتا ہے کہ میں نے سب سے پہلا کام ہی یہ کیا، میں نے پانی لیا اور خوب اچھی طرح سے اس کو جگہ کو پاک کیا، صاف کیا، اور اس کے بعد میں نے تہیہ کیا کہ آئندہ کبھی کسی درخت کے نیچے ایسی حرکت نہیں کروں گا، کیونکہ درختوں پر جنات رہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ واقعہ راشد نے مجھے بھیجا تھا تو میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے یار لائک ضرور کرا کریں، اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کرا کریں۔ بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے انجم عطا کو اجازت دیں۔